हेलो एवरीवन। बच्चों, वेक्टर एनालिसिस चैप्टर में हम लोग जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट सीख रहे थे, आज उसी सीरीज़ में एक और नया कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट जिससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन तुमको हमेशा देखने को मिल जाएंगे और बहुत यूज़फुल है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ही आसान भी है। पूरी बात जो बताऊंगा उसको समझना। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा बताएं, हम जब भी किसी चीज़ को सीखते हैं, कोई भी फिजिक्स में कॉन्सेप्ट हो, कोई नया फॉर्मूला, कोई नया मेथड जब भी सीखें, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम उसके एप्लीकेशन को भी जानें कि इसको किस जगह पे अप्लाई कर सकते हैं या इसका यूज़ हम कैसे ले सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन पे। तो सारी बात तुमको बताऊंगा, कॉन्सेप्ट क्या है, टॉपिक क्या है, क्वेश्चंस कैसे आएंगे और फर्दर इस कॉन्सेप्ट का हमें कहाँ पर यूज़ देखने को मिलेगा। तो इसके पहले वेक्टर्स में, वेक्टर एनालिसिस में जो भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स, जो भी छोटे छोटे कह सकते हो कि बेसिक फंडामेंटल्स जो सीखे हैं, वो अच्छे से देख लो, नोट डाउन करो और उसको फिर क्वेश्चंस पे अप्लाई भी करो। तो सारे बच्चों से रिक्वेस्ट होगा जो इसके पहले के जो भी बेसिक फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट्स में सिखाए हैं वेक्टर्स के, वो ज़रूर देखो और सीक्वेंस को फॉलो करते हुए चलो। ठीक है, इस तरीके से पूरी फिजिक्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे और बिलीव करो ये तुम्हारे एग्जामिनेशन में एकदम वंडर्स क्रिएट करेगा। ये जो टॉपिक्स, ये जो हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे हैं ना, ये जो शॉर्टकट मेथड्स हम लोग पढ़ रहे हैं ना, फॉर्मूले निकाल रहे हैं ना, ये हमें एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेगा। और बिलीव करो कि तुम्हारे एग्जामिनेशन में एक ऐसा तुमको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हम तो इतना कुछ जानते हैं, देखते हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो इस टाइप का कॉन्फिडेंस हमारे हमारे अंदर डेवलप होगा। बट जैसे बताया जा रहा है उसको वैसे फॉलो करो। सीक्वेंस का बहुत ध्यान रखना, बार बार कह रहा हूँ, सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में लेक्चर्स आ रहे हैं उस सीक्वेंस को ज़रूर फॉलो करना, तो ही तुमको बेस्ट उसका तुमको फ़ायदा मिल सकेगा। ठीक है, चलो आज की बात शुरू करते हैं। और आज हम लोग को वेक्टर एनालिसिस में जो सीखना है वो ये सीखना है कि कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें दो वेक्टर दिया जाएगा और दोनों वेक्टर में से किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में कंपोनेंट पूछा जाएगा। कैसे निकालेंगे, क्या इसका अप्रोच होना चाहिए, क्या कोई फॉर्मूला भी है, और फॉर्मूला है तो फॉर्मूला कहाँ से आया, पूरा कॉन्सेप्चुअल हम लोग इसको बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, दो वेक्टर लिया। लेट अस कॉल इट वेक्टर ए, वेक्टर बी। दो वेक्टर लिया मैंने, वेक्टर ए और वेक्टर बी। एंड सपोज दैट कि हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी क्या होगा। उसको लिखते क्या पहले कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव टू राइट कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, वेक्टर ए का कंपोनेंट वेक्टर बी के अलोंग, हम इसको लिखते हैं कुछ इस तरीके से, ए बी। ठीक है, याद रहेगा। तो ए बी का मतलब ए का कंपोनेंट अलोंग बी, ये एक लिखने का तरीका है ताकि हम उसको समझ सकें कि हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं, किसका कंपोनेंट किसका डायरेक्शन में निकालना है। ठीक है, जस्ट मेथड ऑफ राइटिंग। सिमिलरली, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, आई कॉल इट बी। ठीक, तो दो वेक्टर हमको ए और बी गिवन है और ऑब्वियसली उनके कंपोनेंट्स हमको निकालने हैं। तो सपोज दैट उनके बीच का जो एंगल है वो भी हमको पता है, एंगल भी मुझको पता है। अब ये कंपोनेंट कैसे फाइंड किया जाए, बहुत सिंपल तरीका होता है। कंपोनेंट का एक मतलब और भी रहेगा कि कंपोनेंट को कभी कभी प्रोजेक्शन भी लिख करके आता है। तो अगर हमसे ये कहता है कि किसी वेक्टर ए का किसी दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन क्या है, तो प्रोजेक्शन का मतलब भी तुमको कंपोनेंट से ही फाइंड करना है। ठीक है, कैसे करते हैं देखना। वेक्टर ए का कंपोनेंट वेक्टर बी के डायरेक्शन में मुझको फाइंड करना है।
तो मेथड ये होता है कि जिस वेक्टर का कंपोनेंट फाइंड करना है ए का, उसके हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है। कहाँ ड्रॉ करना होता है? तो जिस वेक्टर के डायरेक्शन में निकालना है उस वेक्टर के ऊपर। तो मुझको ए का कंपोनेंट निकालना है बी के डायरेक्शन में, तो मैं ए के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा ऑन बी। अगर मुझको इसका उल्टा करना होगा, जैसे बी का कंपोनेंट ए के डायरेक्शन में फाइंड करना होगा, तो मैं बी के हेड से ए के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा। क्लियर है? तो मुझको ए का कंपोनेंट बी में फाइंड करना है। आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द हेड ऑफ ए ऑन बी। ठीक है, तो मैं ए के हेड से बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ कुछ इस तरीके से। दिस इज आर परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर ए के हेड से है, किसके ऊपर है? ऑन बी। ठीक है, ये जो लेंथ तुमने देखा, दिस पार्ट जो बी का हिस्सा कटा है ए के द्वारा, वही ए का कंपोनेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ बी। दिस वन, दिस इज ये, दिस इज कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। यही तुम्हारा कंपोनेंट भी है, यही तुम्हारा प्रोजेक्शन भी कहलाता है। ए का बी के लॉन्ग, इसका रिवर्स फाइंड करना होगा। बी का प्रोजेक्शन ऑन टू ए, तो बी के हेड से हम ए के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे एंड यू विल गेट द कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। ये एक मेथड है। फॉर्मूला क्या आएगा उसको छोड़ो, अभी पहले मेथड समझो कि प्रोजेक्शन का या कंपोनेंट का एक्चुअल क्या मतलब होता है, हमको क्या फाइंड करना होता है। हमको जब कंपोनेंट फाइंड करना होगा तो हम क्या फाइंड करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब ये फाइंड कैसे किया जाए, बहुत सिंपल तरीका है। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस इज ए का कंपोनेंट बी में डिवाइड बाई ए, सिंपल। तो दिस बिकम्स ए बी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। लेकिन ये ए का कंपोनेंट है, बी के डायरेक्शन में है। अब हमें कैसे पता कि बी के डायरेक्शन में? भाई किसी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है ये कैसे पता लगता है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं दिस इज 2i कैप, तुम कहोगे फर्स्ट से सही वेक्टर है, एक्स डायरेक्शन का वेक्टर है। ये एक्स डायरेक्शन तुमने कैसे पता कर लिया? बिकॉज ऑफ दिस आई कैप। तो किसी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है ये उसके साथ चिपका हुआ यूनिट वेक्टर बताता है। अभी तो इसके साथ कोई वेक्टर नहीं है। हाउ कैन यू से कि ये ए का कंपोनेंट बी में ही है? अगर हम यहाँ से एक और डायरेक्शन ड्रॉ कर लें और ए से उतने ही एंगल पर यहाँ भी ड्रॉप कर दे परपेंडिकुलर, तो यहाँ भी कंपोनेंट कितना आएगा? ए कॉस थीटा, लेकिन वो बी का डायरेक्शन तो नहीं होगा। तो ये कंपोनेंट है, अच्छी बात है। ये कंपोनेंट अभी जो है वो ए से थीटा एंगल पर है। अभी तो नहीं कह सकते, वो थीटा एंगल इधर भी हो सकता है, वो थीटा एंगल इधर भी हो सकता है। तो कब ये कहोगे कि ये ए का वेक्टर जो ए कॉस थीटा है वो बी के डायरेक्शन वाला ही है? क्योंकि ए कॉस थीटा ए किस तरफ भी तो हो सकता है। तो भाई उसमें डायरेक्शन अटैच करोगे तब तो कहलाएगा कि हाँ ये ए कॉस थीटा ए का कंपोनेंट है और बी के डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है। तो करते क्या उसके लिए? इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा। ए बी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा बी कैप। यही मेन फॉर्मूला है ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में। अब तुम कह सकते हो कि ये कंपोनेंट ऑफ ए है, डेफिनेटली ये कंपोनेंट ऑफ ए है, और इसके वजह से कह सकते हो कि वो बी के डायरेक्शन। सिर्फ ए कॉस थीटा की बात नहीं है बच्चों, वो ए कॉस थीटा इस तरफ भी हो सकता है मगर वो उधर बी नहीं है,
बी इधर है। तो ए कॉस थीटा वो वाला है कि ये कॉस थीटा ये वाला है, ये हम किसी को कैसे बताएंगे? उसको यहाँ पर वेक्टर लगा के बताएंगे कि देखो भाई बी कैप लगाए, यहाँ वहाँ मत जाओ, बी के डायरेक्शन वाला ही है ये। तो इस तरीके से हम लोग को कंपोनेंट फाइंड करना है। बस हो गया, खत्म, ये फॉर्मूला। अब इसी को मॉडिफाई कर लेंगे वो अलग बात है, मगर यही प्रोजेक्शन है, यही कंपोनेंट है वेक्टर ए का वेक्टर बी के डायरेक्शन में, दैट्स इट। हाँ, अब हम चाहे तो जैसा कि हम कह सकते हैं एज वी नो दैट कि सिंस ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, और किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए उस वेक्टर में उसके मॉड से डिवाइड भी करते हो, तो इन दो चीज़ों को यहाँ पुट कर सकते हैं। तो व्हाट आई विल गेट इज दिस, ए का कंपोनेंट बी के लॉग क्या मिलेगा, ए कॉस थीटा अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो ए डॉट बी अपॉन बी कह सकते हैं। क्लियर? ए कॉस इज इक्वल क्या मिलेगा, ए डॉट बी बाई बी, एंड बी कैप को बोल सकते हो वेक्टर बी बाई मॉड बी। तो व्हाट यू विल गेट इज दिस वेक्टर बी बाई मॉड बी। ठीक है, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए का कंपोनेंट बी में क्या फॉर्मूला होगा, ए डॉट बी बाई बी इंटू बी, बी स्क्वायर, और बाहर आएगा तो वेक्टर बी। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में निकालने का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ये भी एक फॉर्मूला है, दिस इज ऑल्सो अ फॉर्मूला, दिस इज ऑल्सो अ फॉर्मूला। दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। एंगल दिया है, डायरेक्ट इसको यूज़ कर लो। एंगल नहीं दिया है, डॉट प्रोडक्ट लगाना आसान है, वो लगा के यूज़ कर लो। तो मेन तरीका देखो, मेथड देखो कि कहना क्या चाहता है। जब हम कहते हैं कि ए का कंपोनेंट बी में, जब हम ये कहते हैं कि ए का प्रोजेक्शन बी में, तो उसका मतलब क्या है, उसको हम लोग कैसे फाइंड करते हैं ये देखो। बाकी ये फॉर्मूले मत जाओ, वो तो तुम 2 बार कॉपी भी लिखोगे तुमको याद हो जाएगा। बस बेसिक्स, जो बेसिक्स है, फंडामेंटल्स है, कंपोनेंट्स का मतलब क्या है उसको पकड़ो, फिर देखो फिजिक्स कैसे स्ट्रांग होती है। फिर कॉन्सेप्ट सिखाना है, रटाना नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखो। तो ये हो गया ए का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ बी। इसका रिवर्स फाइंड करना हो तो बी का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ए फाइंड करना हो तो प्रोसेस वही है। बी के हेड से हम ड्रॉप करेंगे एक परपेंडिकुलर ऑन द ए, और वो जो होगा वहाँ से हमको मिल जाएगा बी का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ए। बट इस फॉर्मूले को देख करके हम लोग डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। अगर मुझको लिखना हुआ सिमिलरली कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, क्या लिखूंगा, ए डॉट बी एज इट इज डिवाइड बाई, बस ए और बी को इंटरचेंज कर देना है, बी के बदले ए स्क्वायर इंटू वेक्टर ए। तो ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ये पूरा मेथड है, ये पूरा फॉर्मूला है, इसको अच्छे से हमको समझना है और इस पर क्वेश्चन भी हमको सॉल्व करना है। यहाँ तक क्लियर है? बस तुमको करना क्या है, तुमको 2 वेक्टर्स देखो। कभी कभी क्या होता है ना क्वेश्चंस में, कभी कभी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सॉरी वेक्टर का कंपोनेंट किसी दूसरे वेक्टर में पूरा वेक्टर के फॉर्म में आता है, और कभी कभी क्या कहता है कि वेक्टर का जो कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो। तो उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ ही है ए कॉस थीटा, और उसको हम ए डॉट बी बाई बी से करके निकाल सकते हैं। तो हमको देखना होगा कि एग्जाम में क्या चीज़ पूछ रहा है, मगर ये फॉर्मूला ही सब कुछ है, यही सब आंसर आएगा। यहाँ तक क्लियर है? चलो एक चीज़ यहाँ पर तुमको और बताऊँगा मैं, और वो क्या है उसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए का कंपोनेंट मुझको बी के डायरेक्शन में निकालना था,
तो मैंने क्या किया, एक से बी के ऊपर क्या ड्रॉप कर दिया, परपेंडिकुलर, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यही मिल गया मुझको कंपोनेंट। अगर इस वेक्टर को थोड़ा सा मैं सीधा कर दूँ इस तरीके से और फिर यहाँ से ड्रॉप करूँ परपेंडिकुलर, तो ये जो कंपोनेंट है, जो प्रोजेक्शन है, वो हम देख लेंगे पहले से क्या हो गया, कम हो गया। वो सिंपल सा फिगर है, पहले कंपोनेंट यहाँ तक था, अब वो यहाँ हो गया। तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं कर रहा हूँ ए के, बस थोड़ा सा उसको सीधा करते जा रहे हैं। और सीधा मैं इसको कर दिया, फॉर एग्जाम्पल ये वेक्टर ए था, इसको और घुमा दिया मैंने, अब कंपोनेंट निकाला परपेंडिकुलर, पहले से और कम हो गया। अगर वेक्टर ए को एकदम सीधा कर दिया जाए इस तरीके से, मतलब ए जो होगा बी के परपेंडिकुलर हो जाए, तब तो ए का परपेंडिकुलर यहीं पे गिर जाएगा एंड कंपोनेंट विल बी ज़ीरो। तो अगर मैं तुमसे कहना चाहूँ कि एक वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है, उस कंडीशन में ए का कंपोनेंट बी के अलॉन्ग क्या होगा, तो सीधा सा आंसर क्या होगा, ज़ीरो। तो मतलब अगर दो वेक्टर हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, नॉन ज़ीरो वेक्टर है, तो इसका मतलब एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में कंपोनेंट ज़ीरो होगा। कंपोनेंट का मतलब तुमको बताता हूँ मैं कि इफेक्ट से होता है। अगर तुम समझ ये कहो कि ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में ज़ीरो है, इसका दूसरा मतलब क्या निकलता है कि वेक्टर ए का वेक्टर बी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ए अगर एक फोर्स है और बी एक वेलोसिटी है और एफ वी के परपेंडिकुलर है, तो वो एफ इस वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि उस फोर्स का कंपोनेंट इस वेलोसिटी के डायरेक्शन में ज़ीरो हो जाए। ये सब बेसिक्स है फिजिक्स के। क्यों एक फोर्स अगर किसी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो उसको चेंज नहीं कर सकता, दैट कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट नो मैटर व्हाट इस फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या है, ये कंपोनेंट नहीं बदलेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न कि इस फोर्स का कंपोनेंट इस वेलोसिटी में ज़ीरो हो जाएगा। क्यों ज़ीरो होगा, देख सकते हो। तो यही सब हम लोग को सीखना है कि जब भी हम लोग ऐसा कहीं पढ़ें क्या वो फोर्स इस वेलोसिटी को नहीं चेंज कर रहा है, तो यहाँ आना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। दैट इज़ द फंडामेंटल, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट जो हमको डेवलप करना है। धीमे धीमे होगा मगर होगा ज़रूर। तो ये आज का हमें कॉन्सेप्ट है, सीखना है, फॉर्मूले हैं, अप्लाई करना है। अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, सारे बच्चे उस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से देंगे। क्वेश्चन ये है, इफ़ वेक्टर ए इज़ 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप एंड वेक्टर b इज़ i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, then you have to find mod AB। mod AB का मतलब जो A का कंपोनेंट B के डायरेक्शन में है उसका मैग्नीट्यूड। केवल तुमको मैग्नीट्यूड बताना है कि A का B में जो कंपोनेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। ये सारे बच्चे इस फॉर्मूले को यूज़ करके इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे और इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखेंगे, अप्लाई करेंगे, आंसर निकालेंगे और इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान रखेंगे कि अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो एक दूसरे के डायरेक्शन में कंपोनेंट विल बी ज़ीरो। ठीक है, चलो। तो ऐसे ही हम लोग अलग अलग चैप्टर में न्यू टॉपिक्स पे कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल्स, बेसिक सीखते रहेंगे और उसको अप्लाई करते रहेंगे। मिलते हैं इस क्लास में। थैंक यू सो मच।